अच्छा, इस क्वेश्चन में कह रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड डिसोसिएट्स इनटू इट्स एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन बिलो, राइट एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। क्वेश्चन 2 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन 1 इसलिए छोड़ा है क्योंकि उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट इन्वॉल्व है, इसलिए वो मैंने छोड़ा। तो चाहो तो अपने पास लिख लो, क्वेश्चन 1 फिलहाल पेंडिंग इसलिए क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इक्वेशंस है उसमें। Kc की एक्सप्रेशन देखो, अगर एमसीक्यू सही समझ आ गए तो केमिकल इक्विलिब्रियम का पेपर 2 बहुत आसान हो जाता है। 1 मार्क आपको सिर्फ Kc की एक्सप्रेशन बनाने का मिल रहा है, दैट्स इट। सर अगर वैल्यूज गिवन हो पार्शियल प्रेशर या कंसंट्रेशन की और वो बोले कि भाई एक्सप्रेशन लिखें, तो हम लोग एक्सप्रेशन में वैल्यूज तो नहीं लिखेंगे ना, सिर्फ एलिमेंट्स ही लिखेंगे। हाँ, एक्सप्रेशन लिखना है तो सिर्फ एलिमेंट्स, जब तक कि वो सॉल्व करने के लिए नहीं कह रहा, वैल्यू निकालने के लिए नहीं कह रहा किसी की। जब वो वैल्यू निकालने के लिए कहेगा किसी की, तो वैल्यू डालोगे फिर निकालोगे उसको। ठीक है सर। देन ही इज सेइंग एट 120 डिग्री सेल्सियस द इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन्स, इक्विलिब्रियम पे आ गया है ना, उस वक्त जो कंसंट्रेशंस दी हुई है वो डायरेक्टली केसी में डाल सकते हो। हाइड्रोजन आयोडाइड की दी हुई है, हाइड्रोजन की एंड आयोडीन की दोनों की एक ही दी हुई है, तो सिंपल केसी की एक्सप्रेशन में जब ये डालोगे तो दैट वुड बी 0.274 इंटू 0.274 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन आयोडाइड की कितनी दी हुई है 1.47 स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर निकाल के दोगे तो तुम्हारा 1 मार्क और पक्का हो जाएगा। अच्छा, इसका आंसर के साथ अगर वो यूनिट नहीं कह रहा आपसे तो बाय डिफॉल्ट आपको यूनिट्स लिखने हैं, अगर तो उससे कोई यूनिट बने, लेकिन इसका कोई यूनिट बनेगा नहीं, इसलिए ये यूनिट लेस है। ऊपर भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब 2 बार और नीचे भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा सारा। ठीक है, सर 0.034 आ रहा है। सही है। अच्छा, जरा 1 मिनट देना, 1 मिनट, जस्ट अ सेकंड। आगे कह रहा है सजेस्ट एंड एक्सप्लेन व्हाई वुड इट बी मोर डिफिकल्ट टू डिटरमिन केसी फॉर दिस इक्विलिब्रियम एट रूम टेम्परेचर। अच्छा जी, बताएगा कोई रीजन? क्योंकि सर ये पहले ये देख लो। रिएक्शन जो है 120 डिग्री सी पे हो रहा है, जो हाई हाई टेम्परेचर कंसीडर किया जाता है, तो इस वजह से रूम टेम्परेचर पे वो टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, इफेक्टिव कोलिजंस कम हो जाएंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा ना, लेकिन जी सर, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ डिटरमिन करने में मुश्किल क्यों होगी? देखो, रूम टेम्परेचर पे इनमें से अभी ये सारे के सारे जो तुम्हारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं वो गैशियस हैं, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पे आयोडीन सारा का सारा गैस नहीं होगा ना, फिर कुछ सॉलिड बन जाएगा, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे आयोडीन क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। याद है हेलोजन जब पढ़ते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन रूम टेम्परेचर पे गैस होती है, क्लोरीन गैस होती है, ब्रोमीन लिक्विड होता है, रेड ब्राउन लिक्विड, और आयोडीन सॉलिड होता है, ग्रे ब्लैक सॉलिड, पीरियोडिक टेबल ओ लेवल। ठीक है, तो आयोडीन अगर सॉलिड स्टेट में होगा तो वो केसी की एक्सप्रेशन में नहीं आएगा। ठीक है, जब वो केसी की एक्सप्रेशन में नहीं आएगा तो कुछ पार्ट आयोडीन का सिर्फ गैस होगा, बाकी सॉलिड होगा। तो हमें केसी की एक्सप्रेशन माने कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन जो गैशियस स्टेट में है वो मालूम करने में मुश्किल होगी, क्योंकि वो बहुत स्मॉल होगी। ठीक है, सेकेंडली और क्या रीजन है इसका, कि जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा तो वो ज्यादा टाइम लेगा, क्योंकि गैशियस स्टेट देखो, जब रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है बैकवर्ड भी जा रहा है, तो जब गैसेस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि जब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा तो आयोडीन एज अ रिएक्टेंट काम करेगा ना हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाने के लिए। तो अगर वो गैशियस स्टेट में होगा तो रिएक्शन जल्दी होगा, रिएक्शन जल्दी होगा तो इक्विलिब्रियम जो है वो जल्दी अचीव होगा, इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव होगा तो तुम अपना काम जल्दी कर लोगे, आसानी से कर लोगे। क्या लिख सकते हो इसमें?
at room temperature concentration, या इसको ऐसे लिख लो, कंसंट्रेशन का वर्ड पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती, कंसंट्रेशन ऑफ गैसियस आयोडीन would be very small या very less hence it will take longer to reach equilibrium. ठीक है, ये भी लिख सकते हो कि आयोडीन वुड नॉट अपेयर इन द केसी एक्सप्रेशन। उससे मसला क्या है, मसला सिर्फ और सिर्फ ये है कि रिएक्शन जो है इट विल टेक अ लॉन्गर अमाउंट ऑफ टाइम टू रीच इक्विलिब्रियम। तो कर तो लोगे आप, लेकिन मुश्किल होगी। मुश्किल इस वजह से होगी कि आपको ज्यादा वेट करना पड़ेगा। हायर टेम्परेचर पे रिएक्शन जल्दी हो जाएगा, जल्दी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा, तो जल्दी कंसंट्रेशन मेजर करके आप केसी की वैल्यू निकाल सकते हो। अब इस तरह की कुछ चीजें आएंगी जो फ्रेश नहीं तुम देखोगे, वो मैंने क्वेश्चंस के लिए छोड़ी हुई थी। चलें आगे। पार्ट ई कह रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड डिसॉल्व इन वाटर बिहेव्स एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द टर्म स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन हम लोगों ने क्या याद की है? अच्छा, एसिड की डेफिनेशन हम लोगों ने अब जो करनी है वो क्या है? इट इज अ प्रोटॉन डोनर। और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में क्या फर्क होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड आर दोज एसिड दैट कंप्लीटली आयोनाइजेस, और वीक एसिड क्या होते हैं? दैट पार्शियली आयोनाइजेस। वही ओ लेवल वाली डेफिनेशन। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। वीक एसिड क्या है? जो पार्शियली आयोनाइज होगा। ठीक है, एसिड दैट आयोनाइजेस कंप्लीटली आर स्ट्रॉन्ग एसिड। आगे पार्ट 2 में कह रहा है कंप्लीट द इक्वेशन। अच्छा, अब हाइड्रोजन आयोडाइड को वो कह रहे हैं इट इज बिहेविंग इन वाटर एज एन एसिड। तो ये हाइड्रोजन डिनोट करेगा, डोनेट करके H2O के पास जाएगा, तो H2O क्या बन जाएगा? H3O+1। लास्ट क्लास में पढ़ा था ना ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड एंड बेस की इक्वेशन। और आयोडाइड आयन अकेला रह जाएगा फिर। आइडेंटिफाई द कॉन्जुगेट बेस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इन दिस रिएक्शन। ठीक है, एसिड से जो चीज अलग होके रह जाती है वो उसका कॉन्जुगेट बेस होता है। अगर ये एसिड है तो इसका बाकी का रिमेनिंग पार्ट एज अ कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। और इस रिएक्शन में वाटर एज एन एसिड एक्ट कर रहा है, तो H3O पॉजिटिव आयन उसका एज अ कॉन्जुगेट एसिड काम करेगा। वाटर एज अ बेस बिहेव कर रहा है, सॉरी, हाइड्रोजन आयोडाइड एज एन एसिड एंड वाटर इज बिहेविंग एज अ बेस। H3O पॉजिटिव जो बना है वो एज अ कॉन्जुगेट एसिड काम करेगा, और जो एसिड है उसकी जो चीज रिमेनिंग रह गई है वो एज अ कॉन्जुगेट बेस काम करेगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो कॉन्जुगेट बेस हमारे पास क्या? आयोडाइड आयंस। क्लियर है? कोई सवाल ही आगे बढ़े? देखो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं था सिवाय इन 2 मार्क्स के जो तुम्हारे मार्क्स कहीं पे लूज करवाए। क्वेश्चन 3 अगेन मैं इसलिए छुड़वा रहा हूँ क्योंकि ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस का है। सल्फर, ये वही पूरा रिएक्शन है जो कि तुमने ओ लेवल में पढ़ा हुआ है, कोई नई चीज नहीं है कि सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने वाला था ना रिएक्शन, सारा सब कुछ वही है। तो सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पहले सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है, फिर उस सल्फर डाइऑक्साइड को आप मजीद, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस का मेन रिएक्शन होता है जिसमें ये रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होता है, जिसमें आप वेनेडियम 5 ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट भी यूज करते हो। फिर फाइनली आप क्या करते हो? सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर में डालते हो तो वो फिर एसिड बन जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन हमने वो ओ लेवल में पढ़ा था कि हम डायरेक्टली उसको वाटर में नहीं डालते, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं, वो ओलियम बनेगा और फिर जाके सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। अभी ये लिख तो दिया है लेकिन इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट बनता है ये।
लेकिन उसने तो सिर्फ इक्वेशन मांगी थी ना कि क्या स्टेप्स हैं, तो हमारे ये स्टेप्स होंगे। बहरहाल इसको हम पढ़ेंगे दोबारा से। कैटलिस्ट वेनेडियम 5 ऑक्साइड हम लोग एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, ये भी हम लोग पढ़ेंगे दोबारा से। V2O5 जो फॉर्मूला हमने याद किया हुआ है वो लेवल का। हम नीचे वाले पार्ट पे आ जाते हैं जिसमें वो कह रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड इज अ वीक डाइप्रोटिक डाइबेसिक एसिड। डाइबेसिक एसिड देखो क्या होता है, वो होता है जो 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव आइन दे, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, दिस इज अ डाइबेसिक एसिड, इट गिव्स 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव आइंस एंड 1 मोल ऑफ सल्फेट आइन। HCl जो है वो मोनोबेसिक एसिड है क्योंकि वो 1 मोल ऑफ HCl 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आइन देता है, ठीक है। दिस इज मोनो बेसिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड डाई बेसिक एसिड होता है। अभी वो कह रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होगा, H2S, ठीक है। एंड दिस इज अ डाई बेसिक एसिड क्योंकि इसको पानी में डालोगे तो 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव आइन देगा एंड 1 मोल ऑफ सल्फाइड आइन देगा, H2 नेगेटिव। अच्छा, एसिड जो होते हैं डाई बेसिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड जैसे H2SO4 है, तो ये आयोनाइज कंप्लीटली होता है, लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि सिर्फ इसका एक हाइड्रोजन निकले तो HSO4 नेगेटिव 1 बनाएगा और बाकी H पॉजिटिव आइन दे देगा, या H3O पॉजिटिव आइन लिखना चाहो उसको जो भी लिखो। इसी तरह जो H2S है वो भी ये काम कर सकता है, वो H पॉजिटिव 2 मोल पूरे भी बना सकता है और H2 नेगेटिव आइन, या फिर वो HS नेगेटिव और H पॉजिटिव ये भी बना सकता है। देखो H2S में से जब हाइड्रोजन निकल जाएगा तो पीछे एक नेगेटिव चार्ज ज्यादा रह जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन अपना प्लस आइन बन के निकल रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पीछे छोड़ के जा रहा है, तो जो बाकिया HS बचा है मेरे पास उस पर -1 चार्ज आ रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं, ये आप अभी क्वेश्चंस करते करते सीख जाओगे, इतनी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं अलग से लेक्चर में डालता। हाँ, लेकिन इसके लेक्चर जरूर बना लो, साथ साथ लिखते रहोगे, ऐसी ऐसी चीजें भी होती हैं। बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये दोबारा से आएंगी चीजें जो हम लेक्चर में भी साथ साथ पढ़ेंगे। अगेन द क्वेश्चन सेज कि व्हाट इज मेंट बाय द टर्म वीक एसिड। अभी स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन देखी थी, वीक एसिड की डेफिनेशन क्या होगी, एसिड दैट पार्शियली आयोनाइजेस। लिख लेना है इसको। पार्ट 2 कह रहा है राइट एन इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल फॉर द फर्स्ट आयोनाइजेशन ऑफ H2S। अच्छा, ऊपर इसने पार्ट कहता है इन सोल्यूशन इन वाटर कंटेन्स HS नेगेटिव आइन एंड अ फ्यू H2 नेगेटिव आइन। अब वो जो फर्स्ट आयनाइजेशन है इसका क्या मतलब है कि एक हाइड्रोजन निकलेगा सिर्फ, तो रह क्या जाएगा HS नेगेटिव 1 एंड H पॉजिटिव आइन। देखो इसको यूं भी लिख सकते हो, और दूसरा तरीका इसको लिखने का क्या होता है कि अगर आप H3O पॉजिटिव आइन लिखना हो, हाइड्रोक्सोनियम आइन, क्योंकि हमारी बात हुई थी कि H पॉजिटिव आइन अकेला तो नहीं घूम रहा होता, वो तो वाटर के ऊपर लग के साथ घूम रहा होता है, तो हाइड्रोक्सोनियम आइन बनता है H3O पॉजिटिव आइन। अगर आपने उसको हाइड्रोक्सोनियम आइन लिखना है तो फिर मेक श्योर लेफ्ट हैंड साइड पे वाटर भी लिखना साथ, H2O H3O प्लस प्लस HS नेगेटिव आइन। अच्छा, साथ में कह रहा है राइट एन इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल्स। अगर तुम स्टेट सिंबल्स नहीं लिखोगे तो तुम्हारा एक मार्क कट जाएगा, तो मेक श्योर कि स्टेट सिंबल्स भी लिखो। H2S जो हम लोग लेते हैं वो रूम टेम्परेचर पे हमें एज अ गैस मिलती है, उसको पानी में डाला है तो वो डिजोल्व होकर एसिड बन रहा है। तो H2S के साथ गैस लिखोगे। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम पढ़ेंगे कि ये रूम टेम्परेचर पे गैस होती है H2S, ठीक है। ये आपको इन द फॉर्म ऑफ गैस मिलेगी। और HS नेगेटिव आइन जो है वो आइन बन गया है, तो जब भी कोई चीज आइन बनती है तो वो एक्वस स्टेट में होती है, उसमें तो कोई सोचने समझने वाली बात ही नहीं है। तो HS नेगेटिव आइन एंड H पॉजिटिव आइन बोथ विल बी इन एक्वस स्टेट। और अगर इक्वेशन इस फॉर्म में लिख रहे हो H3O पॉजिटिव आइन की फॉर्म में, तो आइंस तो एक्वस होंगे। वाटर इज ऑब्वियसली लिक्विड एंड H2S अगेन इज अ गैस। सही है।
अगर इन केस H2S तुम्हें नहीं याद है, तुमने गैस तुम्हें नहीं समझ आया, तुमने एक्वस लिख दिया इसको भी, तो भी तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। सही है। ऑन, हम्माद, जवेरिया, मरियम, अरसलान, उमर, तमीना, तंजीम, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। ओके, क्वेश्चन 4, alcohol and esters are important to organic compound which are widely used as solvents। अच्छा, अब ये देखो, ये है तो वैसे ऑर्गेनिक, लेकिन ये एएस में तो पढ़ोगे, लेकिन ये ओ लेवल में भी पढ़ा हुआ है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल जो है वो एस्टर बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन हम जरूर करेंगे क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द टर्म डायनामिक इक्विलिब्रियम। देखो ये डेफिनेशन तो याद कर लो, लिखवाई भी है। क्यों लिखवाई थी? क्योंकि ये आती है, अक्सर आती है, तो एक मार्क तो तुम्हारा सिक्योर है अगर ये डेफिनेशन आ जाती है और अक्सर आती है। क्या उसकी डेफिनेशन होती है? डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? In a reversible reaction, when the rate of forward reaction becomes equals to the rate of backward reaction, then we say dynamic equilibrium is achieved। ठीक है? In a reversible reaction, when rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction, a dynamic equilibrium is achieved। ये ना लिखना तो जगह नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा, लेकिन यहाँ तक मेरी बात कंप्लीट हो गई है जो उसने पूछा है। मूविंग ऑन, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। अब ये जो इक्वेशन है इसकी Kc की एक्सप्रेशन लिखनी है। कुछ पूछ रही हो मरियम? तो मुझे स्क्रीनशॉट लेना है। साथ साथ ही ले लिया करो ना। और भी थोड़ा सा ऊपर, बाकी भी ले लूं स्क्रीनशॉट। तो रिकॉर्ड होता रही क्लास। चल ठीक है। मरियम साथ साथ ले लिया करो फिर स्क्रीनशॉट। इस तरह से हम बीच में ब्रेक लेते हैं ना तो वो टेम्पो टूट जाता है क्वेश्चन का। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। तो लिख सकते हो Kc की एक्सप्रेशन, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। आगे कह रहा है फॉर दिस इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ Kc इज 4। A mixture containing 0.5 mole of ethanoic acid and 0.5 mole of ethanol and 0.1 mole of ethyl ethanoate and 0.1 mole of water was set up and allowed to come to equilibrium। ठीक है, अब ये देखो करने वाली चीज है। केसी की एक्सप्रेशन लिखोगे तुम्हें एक मार्क ऊपर मिल जाएगा। केसी की एक्सप्रेशन, अब नीचे जगह नहीं है, मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, वैसे लिखनी भी ऊपर ही है। सबके 1 1 मोल है तो पावर 1 नहीं रहेगी सबकी। प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स। अच्छा जी, ये जो इक्वेशन है इसमें इनिशियल मोल्स दिए हुए हैं। देखो कंसंट्रेशन नहीं दी हुई है, मोल्स दिए हुए हैं, हम मोल से काम चलाएंगे। पहले इथेनोइक एसिड लिया 0.5 मोल, 0.5 मोल इथेनोइक एसिड, और अल्कोहल लिया है 0.5 मोल। अच्छा, लेकिन इनिशियली प्रोडक्ट हम लोग 0 0 ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे इस रिएक्शन में उसने इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने से पहले ही इनिशियली कुछ प्रोडक्ट भी लिया हुआ है, वो 0 नहीं है। वो कितना है? 0.1 मोल इथाइल इथेनोएट जो कि एस्टर बना है तुम्हारा, वो 0.1 था ऑलरेडी, और वाटर भी 0.1 मोल था। उसको इट अलाउज टू रीच इक्विलिब्रियम। उसके बाद रिएक्शन स्टार्ट हुआ है तो अब इक्विलिब्रियम होगा। तो ये जो मोल्स हैं ये आगे पीछे होंगे ऑब्वियसली, कुछ कम होंगे कुछ बनेंगे। द फाइनल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वाज V डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, केसी की एक्सप्रेशन
ऊपर तुमने बना दिए केसी की वैल्यू 4 है। देखो केसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होने का क्या मतलब है कि जो न्यूमरेटर होगा वो बड़ा होगा, ऐसा ही है। न्यूमरेटर बड़ा है तो मतलब ये रिएक्शन आगे की तरफ गया है, मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म, प्रोडक्ट बना है ज्यादा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कंबाइंड ज्यादा आएगी। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब ये रिएक्शन प्रोसीड हुआ है तो कुछ अल्कोहल और कुछ एसिड जो है वो कन्वर्ट हुआ है प्रोडक्ट्स में। अब मुझे नहीं पता कितना हुआ है तो मैं क्या लूंगा, एक्स अननोन है, मैंने बोला कि एक्स मोल्स ऑफ एसिड रिएक्ट हो गए। अब एसिड का अगर 1 मोल रिएक्ट होता है तो अल्कोहल का भी 1, क्योंकि 1:1 का रेशियो है। तो अगर एसिड का एक्स मोल रिएक्ट हुआ है तो अल्कोहल का भी एक्स मोल रिएक्ट हुआ होगा। तो रह कितना जाएगा एसिड का एट इक्विलिब्रियम? एट इक्विलिब्रियम एसिड would be left with 0.5 minus x moles, alcohol also 0.5 minus x। अच्छा, और एस्टर कितना बना होगा? 0.1 मोल तो ऑलरेडी था। अब अगर मैं चाहूं तो एसिड से निकाल के देख लूं कि एस्टर कितना बना है, अल्कोहल से निकाल के देख लूं, क्योंकि दोनों का सेम अमाउंट ऑफ मोल ही कंज्यूम हुआ है ना, दोनों के दोनों लिमिटिंग में, क्योंकि मैं सिर्फ बात ही रिएक्टेड की कर रहा हूँ, कितना पड़ा हुआ है उसकी बात नहीं हो रही है, रिएक्ट कितना हुआ है। एसिड का 1 मोल जब भी रिएक्ट होता है तो एस्टर का 0.1 मोल बनता है। देखो 1:1 का रेशियो है ना, तो अगर एसिड का x मोल कंज्यूम हुआ है, रिएक्ट हुआ है, तो एस्टर का भी x मोल बना होगा। 1 से 1 बनता है तो x से x बनेगा, तो एस्टर टोटल कितना हो जाएगा? 0.1 प्लस x। इसी तरह वाटर भी, क्योंकि 1:1 का ही रेशियो है वाटर में भी, तो 0.1 प्लस x। ये हमारे मोल्स एट इक्विलिब्रियम आ गए। केसी की एक्सप्रेशन में हम क्या डालते हैं? कंसंट्रेशंस एट इक्विलिब्रियम। तो ये कंसंट्रेशंस तो नहीं है, कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए मैं डिवाइड करूंगा किससे? वॉल्यूम से। मोल्स कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम। अभी सारा का सारा एक ही मिक्सचर में है ना, सबका वॉल्यूम सेम है, एसिड का भी, अल्कोहल का भी, एस्टर का भी और वाटर का भी। वॉल्यूम उसने मुझे दिया हुआ भी है 20 डेसीमीटर क्यूब, वैल्यू नहीं दी हुई, मतलब मैं सबको v से डिवाइड कर दूं ताकि वो कंसंट्रेशन में कन्वर्ट हो जाए। सबको ही क्यों v से डिवाइड कर रहा हूँ? क्या सबका वॉल्यूम इक्वल है? यस, सबका वॉल्यूम इक्वल है। जैसे गैसेस के केस में गैसेस का वॉल्यूम इक्वल होता है ना। अगर मैं पूछूं कि एसिड कितने वॉल्यूम में डिसॉल्व है, तो आप बोलोगे कि ये जो वॉल्यूम है सोल्यूशन का, इस पूरे वॉल्यूम में एसिड भी डिसॉल्व है, तो एसिड का वॉल्यूम भी v होगा। इसी पूरे वॉल्यूम में अल्कोहल के मोल्स भी डिसॉल्व हैं, तो इसका वॉल्यूम भी v होगा अल्कोहल का। इसी पूरे वॉल्यूम में एस्टर के मोल्स भी डिसॉल्व हैं, तो इस एस्टर का वॉल्यूम भी v होगा। इसी तरह वाटर का वॉल्यूम भी v है, क्योंकि सब कुछ वाटर में ही डिसॉल्व है। ठीक है, ये बन गई कंसंट्रेशंस। अब आपने कुछ नहीं करना, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। केसी के एक्सप्रेशंस में ये सारी वैल्यूज रख के आपको, केसी तो आपको बता दिया, कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ ईच सब्सटेंस प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। जब आप x निकाल लोगे तो इन सबको सॉल्व करके 0.5 माइनस x की जगह पे वैल्यू रख के सबकी वैल्यूज निकाल लोगे। केसी की जो एक्सप्रेशन तुमने बनाई है उसमें एस्टर कितना रखोगे? 0.1 प्लस एक्स, वाटर 0.1 प्लस एक्स, कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय v डिवाइडेड बाय v, ये साथ साथ चलेगा। इसी तरह रिएक्टेंट में एसिड 0.5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय v और अल्कोहल 0.5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय v। v जो है वो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल है ना, यू विल बी लेफ्ट विथ 0.1 प्लस एक्स, 2 बार 0.1 प्लस एक्स है न्यूमरेटर में, तो उस पर स्क्वायर आ जाएगा, 0.5 माइनस एक्स और उस पर भी स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू केसी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4। इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए अंडर रूट लगाओगे और फिर सॉल्व करोगे, बताओगे क्या आ रहा है एक्स। शाफ्ट का है? हाँ भाई, क्यों बता रहे हो? ऑन हमाद जवेरी, आंसर क्या आ रहा है? देखो अंडर रूट लगाओगे तो 4 जो है वो तो 2 हो जाएगा, तो वहां पर बचा क्या?
भाई कोई आंसर निकाल भी रहा है या नहीं निकाल रहा? सर 1 + 0.1 तो नहीं होगा? नहीं, बल्कि बट माइनस नहीं होगा। 2 into 0.5 minus 2 into x. 0.1 minus 2 into 0.5 minus 2x minus x. ठीक है, 0.3 आ रहा है। देखो इस चीज में मार्क्स लूज मत करके आ जाना। वेरी इजी इज टू सॉल्व इट। अगर कैलकुलेटर में डायरेक्ट इक्वेशन सॉल्व करना आती तो डायरेक्ट लिख देना। क्या हो गया हमाद, आंसर नहीं निकला तुम्हारा अभी तक? ऑन, अरसलान, उमर, मुर्तजा, तंजीम। जी सर हो गया सॉल्व, 0.3 आ रहा है मेरे पास भी। तंजीम तुम्हारा भी नहीं निकला आंसर? कोई जवाब ही नहीं देता है यार, अब समझ ही नहीं आता। क्वेश्चन 5 थोड़ा सा डिफरेंट है, ये भी देख लेते हैं। डिफरेंट देखने सर में लग वैसे रहा है मुझे सब। समझ नहीं आया। सर वैसे मुझे समझ नहीं आया कि 2x दोबारा वहां पे कैसे आ गया? कि 2x तो सर एक पे नहीं लगना। 2x x पे लगा हुआ है और 2x इस पे है, क्या नाम है, 0.5 पे। वो तो पावर है, पावर तो कैंसिल आउट हो गई ना, अंडर रूट लगाया मैंने। मैथ्स पढ़ रहे हो मरियम आजकल? नहीं सर। नहीं पढ़ रहे हो? अच्छा, तो वो तो अंडर रूट लगाया तो वो पावर तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गई थी, और जो 4 है वो 2 बन गया था अंडर रूट की वजह से। अच्छा। Question 5 is nitrogen monoxide is also formed when nitrosyl chloride dissociates according to the following equation. Different amounts of three gases were placed in a closed container and allowed to reach equilibrium at 230 degrees Celsius. The experiment was repeated at 465. Temperature बढ़ा के experiment repeat किया. Okay, the equilibrium concentration for three gases at each temperature are given. 230 पे equilibrium concentration different है और 465 पे equilibrium concentration different है. ठीक है. केसी की एक्सप्रेशन पूछ रहा है सिंपल पहले। ये हमारे पास इक्वेशन है और ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है। पहले तो आपसे केसी की एक्सप्रेशन पूछ रहा है, तो आई थिंक अच्छा वो क्वेश्चन हमने पूरा नहीं किया, उसमें एक्स की वैल्यू तक नहीं निकालना था आंसर। वो तो कह रहा था कि इनके वो मोल्स निकालो इक्विलिब्रियम पे, तो सबको 0.5 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई ना, तो अब यहाँ पे रखते रहना 0.5 माइनस 3, ये आ जाएगा 0.2, ये भी 0.2 और 0.1 प्लस 0.3 ये दोनों 0.4 आ जाएंगे। तो ये सॉल्व करके देना आखिर में। अच्छा, इस क्वेश्चन में केसी की एक्सप्रेशन पूछ रहा है, तो केसी की एक्सप्रेशन बन जाएगी पहले तो। सही है, पावर्स का ख्याल रखना, मोल्स पावर बनेंगी भूलना मत। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ केसी एट ईच ऑफ द टेम्परेचर। तो 230 पे जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है वो आपने इसमें रखनी है, और 465 पे दोबारा रखोगे तो दो केसी आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज नोट करो, केसी की जो वैल्यूज आएंगी वो तुम्हारी डिफरेंट आएंगी। मतलब केसी जो है ना वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो ये अपने नोट्स में एक बड़ा बड़ा लिख लेना कहीं पे कि जो केसी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। केसी सिर्फ और सिर्फ केसी की वैल्यू अगर कोई चीज अफेक्ट कर सकती है तो वो टेम्परेचर करती है। ठीक है, अब केसी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो हमारा रिएक्शन है टेम्परेचर बढ़ाने पे, अगर उसने केसी की वैल्यू इंक्रीज करी है तो इट मीन्स के रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है। अगर क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन तो होगा ऑब्वियसली, तुम केसी के भी पढ़ रहे हो,
वो होता है रिवर्सिबल रिएक्शन में। तो अगर केसी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो इट मींस रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इज एंडोथर्मिक। इसको लिख लो अपने नोट्स में ना कहीं पे, केसी एंड केपी, इनफैक्ट बोथ केसी एंड केपी आर ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट। और अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे और अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो केसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करोगे और अगर आपका फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, केसी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। ये लिख लो जरा अपने पास, वेरी इंपॉर्टेंट। चलें आगे। तो सर एक पहले मिनट जब आप पीछे केसी, करिएगा, लिखना था। ठीक है सर, ओके। देखो टेम्परेचर बढ़ाने से अगर केसी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है। अब आप इन दोनों टेम्परेचर पे केसी की वैल्यू निकालोगे और अगर केसी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आपसे वो पूछे इस फॉरवर्ड रिएक्शन एंडो और एक्सो। अगर इंक्रीज हो रही है केसी की वैल्यू 465 पे, अगर केसी बड़ा है तो इट मींस के फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है। लेकिन अगर 465 पे केसी छोटा है 230 से तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। कर लोगे ये वाला पार्ट खुद ही। देखो 5 मार्क्स हैं केसी की एक्सप्रेशन में से वैल्यूज लिख के निकालने के, इसका आंसर देने के। इसके आंसर के तो 1 मार्क होगा, लेकिन ऊपर ये काम करने के 2-2 मार्क्स हैं तुम्हारे। इससे ज्यादा मार्क्स कहीं नहीं बढ़ते। जी सर। कर लोगे ना या करवाऊं? फिर करवा दें। अब यार ऐसा नहीं करो मरियम, कर्टिसी में फिर पूछा था। प्रैक्टिस हो रही है। तो बेटा होमवर्क करो ना। देखो सिर्फ वैल्यूज रखनी है। NO2 की वैल्यू 230 पे देखो वैल्यूज क्या क्या दी हुई हैं तुम्हें। NO की दी हुई है 1.46, एक्सपोनेंट -3 होल स्क्वायर, 1.15 एक्सपोनेंट -2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2.33 एक्सपोनेंट -3 होल स्क्वायर। फिर 465 पे जो वैल्यूज दी हुई हैं 7.63, 2.14 एक्सपोनेंट -4 होल डिवाइडेड बाय 3.68 एक्सपोनेंट -4 और उस पे पावर 2। ये आ रही है हमारी 4.5 एक्सपोनेंट -3। यूनिट भी साथ लिखना, यूनिट तुम निकाल सकते हो मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर। ये कट जाएगा तो ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब रह जाएगा। सही है। केसी की वैल्यू है शोरली इंक्रीज 4.5 एक्सपोनेंट -3 से 9.2 एक्सपोनेंट -2 हो गई है। केसी इंक्रीज हुआ है, इट मींस कि फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है। उसने क्या एक्सप्लेन भी करना है तो साथ में ये भी लिखना एंडोथर्मिक है बिकॉज वाई, बिकॉज केसी हैज इंक्रीज्ड। अब ये वर्डिंग में लिखना केसी हैज इंक्रीज्ड। चलें अब आगे। यस सर। पार्ट डी कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ द इक्विलिब्रियम वाज देन ऑल्टर्ड सो दैट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ NOCl एंड NO वर द सेम एज ईच अदर। ठीक है, पहले देखो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो होती है उनकी NO और NOCl की सेम नहीं है। वो कह रहा है कि टेम्परेचर हमने ऐसे एडजस्ट किया है कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन सेम हो गई है।
अच्छा ठीक है भाई। What will be the effect on the equilibrium concentration of NaCl when the following changes are carried out to this new equilibrium? In each case, explain your answer. The pressure of the system is half at a constant temperature. अगर मैं प्रेशर हाफ, टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर को कह रहा है हाफ कर दे, प्रेशर डिक्रीज कर, हाफ करने का क्या मतलब है, डिक्रीज कर दिया ना, तो ये इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? तो आप रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस देखो, तो रिएक्टेंट साइड पे 2 मोल्स है और राइट हैंड साइड पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कितने हैं, 2 + 1 3 मोल है। तो प्रेशर अगर इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम पीछे आना है, और प्रेशर अगर डिक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम आगे जाना है। प्रेशर डिक्रीज करने पे इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड पे जाना है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस ज्यादा है राइट हैंड साइड पे। इंक्रीज करने पे पीछे आएगा, डिक्रीज करने पे आगे जाएगा। आप सिर्फ ये याद कर लो कि इंक्रीज करने पे बैकवर्ड है, तो डिक्रीज करने पे फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम विल मूव टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, इक्विलिब्रियम विल मूव टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। तुम लोग पूरा लिखना, इक्विलिब्रियम विल मूव टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। RHS लिख सकते हो राइट हैंड साइड के लिए, लेकिन पूरी सेंटेंस जरूर लिखना, ठीक है। एक्सप्लेन करने का भी कहा है ना, एक्सप्लेन योर आंसर, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे, एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस ऑन राइट हैंड साइड आर ग्रेटर, सही है। पार्ट 2 में कह रहा है, अ मिक्सचर ऑफ NaCl एंड NO कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच गैस इंट्रोड्यूस इनटू द कंटेनर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा अभी भी, क्योंकि एक्सो एंडो की वजह से टेम्परेचर चेंज करने से भी फर्क पड़ता है, तो उसने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है। कंटेनिंग अ मिक्सचर of NaCl and NO containing equal number of moles of each gas is introduced into a container at a constant temperature. तो क्या फर्क पड़ेगा अगर आप मजीद, वो कह रहा है कि मजीद आपने ना NaCl और NO डाल दिया है, लेकिन इक्वल डाला है, तो कंसंट्रेशन आपने दोनों की इंक्रीज कराई है ना। देखो किसी NaCl है रिएक्टेंट साइड पे, आपने और NaCl डाल दिया उसमें, तो कंसंट्रेशन ऑफ NaCl इंक्रीज करा दिया आपने। और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO वो भी डाला है आपने कंटेनर में, उसकी भी कंसंट्रेशन इंक्रीज करा दी। तो क्या इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे फर्क पड़ेगा? दोनों के देखो 2 मोल के रेशियो हैं, 2:2, मतलब अगर आप इक्वली दोनों को बढ़ाओगे तो तराजू के एक साइड पे अगर आपने वेट बढ़ाया, दूसरे साइड पे भी वेट बढ़ा दोगे, तो तराजू तो अपने लेवल पे ही रहेगा ना। यहाँ भी वही हुआ है, क्योंकि ये जितना आगे जाएगा उतना वो पीछे भी आ रहा है, क्योंकि दोनों 2:2 के रेशियो में है। तो अगर आप इक्वल नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाओगे, यानी इक्वल कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे, तो इन दोनों की इक्वल कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर NaCl और Cl क्लोरीन की अगर कंसंट्रेशन को आप चेंज करते, इक्वली बढ़ाते, तो फिर फर्क पड़ता। फर्क क्या पड़ता है, फिर इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड पे जाता है, क्योंकि फॉर एवरी 2 मोल ऑफ NaCl 1 मोल ऑफ क्लोरीन इज मेड, तो वहां पे ज्यादा फर्क पड़ता। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों का मोल रेशियो इक्वल है। इसमें क्या लिखोगे, नो चेंज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन as concentration of NaCl and NO changes by same amount। समझ आई है ना ये बात? जी सर। देखो अगर थोड़ा डाउट है ना तो फिर सुन लो। ये इक्वेशन है हमारे पास, वो कह रहा है कि NaCl बढ़ाया है तुमने और उतना ही NO भी बढ़ाया है, तो जितना रिएक्टेंट बढ़ा रहे हो उतना ही प्रोडक्ट भी बढ़ा रहे हो, तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी ही बात है कि तराजू के एक साइड पे तुमने 1 kg मास रखा, दूसरे साइड पे भी 1 kg रख दिया, वही रहेगा। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप NaCl लेट से आपने 1 मोल या 2 मोलर डाला और क्लोरीन 2 मोलर डाला, तो तब फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसके यहाँ पे 2 मोल्स हैं और क्लोरीन के यहाँ पे 1 मोल है, सही है। क्योंकि इसके अब 2 मोल जब कन्वर्ट होते हैं इसके 1 मोल में, तो अब
डिफरेंस सेम नहीं है ना मोल्स, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम कोई एक पोजीशन पे जरूर शिफ्ट होगा। लेकिन अगर मोल रेशियो सेम है, 1-1 हो या 2-2 हो या 3-3 हो, और दोनों का सेम अमाउंट बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन 3 मैं अभी के लिए छुड़वा रहा हूँ, वो अगेन इनऑर्गेनिक और रिएक्शन काइनेटिक्स दोनों से मिलके सवाल आ रहा है। क्वेश्चन 7 होमवर्क है। मोल्स भी थोड़ा सा इन्वॉल्व है इसमें, चलो ये कर लेते हैं, इसमें मोल्स भी है ना, तो मोल्स भी थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। तुम लोगों का टेस्ट चेक हो गया था ना, मिल गया था ना टेस्ट पेपर चेक होके? जी सर। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है, इथेनोइक एसिड कैन बी रिएक्टेड विद अल्कोहल। अल्कोहल जो है इसने ना नाम नहीं बताया। आर लिखने का मतलब क्या है, ये कोई अल्काइल चेन है हमारे पास जो मुझे नहीं पता, उसमें एक कार्बन भी हो सकता है, वो CH3OH भी हो सकता है। मिथेनॉल वो C2H5OH भी हो सकता है। इथेनॉल कुछ भी हो सकता है, उसने बताया नहीं। तो केसी की एक्सप्रेशन में भी जो लिखा हुआ है ना रिएक्टेंट में, आप वही लिखोगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, जिस तरह से भी लिखा हुआ है फॉर्मूला। केसी की एक्सप्रेशन तुमसे पूछ रहा है विद यूनिट्स, तो बड़ा सिंपल सा काम है ना ये तो। ये हो गई मेरी केसी की एक्सप्रेशन। यूनिट क्या होगा इसका? नो यूनिट्स, यूनिटलेस है, क्योंकि मोल पर डेसीमीटर के ऊपर भी 2 बार है, कैंसिल आउट हो जाएगा सब कुछ। आगे देखो क्या कह रहा है। In an experiment to determine Kc, a student placed together in a conical flask of 0.1 mole of ethanoic acid and 0.1 mole of an alcohol and 0.005 mole of hydrogen chloride as a catalyst. अब देखो, इतनी सारी जब इंफॉर्मेशन आ जाती है ना, तो मैं कहता हूँ कि सबसे आसान तरीका है, देखो टेक्स्ट जब चीज लिखी हुई होती है ना, टेक्स्ट में कंटेंट ऐसे लिखा हुआ होता है, तो या तो आपके पास एक तरीका होता है कि आप ना डाटा की हेडिंग डाल के, हेडिंग वेडिंग ना डालो, मतलब लाइन से लिख लो कि भाई ये चीज भी डाली है, ये इतनी डाली है, ये इतनी डाली है, तुम्हारा क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। हम लोग इस चीज को पता नहीं क्यों डायरेक्ट डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वैसे अगर बाकी बोर्ड्स में अगर हम देखें ना, तो उनका जैसे इंटर बोर्ड को देखो, तो उनका तो खैर वो याद करवा देते हैं, लेकिन उनका क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि पहले वो डाटा में जो जो दिया हुआ है ना वो सामने लिख लेते हैं। उससे भी ज्यादा इफेक्टिव टेक्निक क्या होती है कि आप एक स्केच बना लो, डायग्राम, डायग्राम व्यू में चीजों को ले आओ, तो वो ज्यादा आसान हो जाता है। मोल्स के क्वेश्चन में स्पेशली मैं बात बता रहा हूँ। तो क्या कह रहा है कि कॉनिकल, मैंने कॉनिकल फ्लास्क नहीं बनाया, तो उससे कोई खैर फर्क नहीं पड़ रहा, चलो कॉनिकल फ्लास्क ही बना लें। इसके अंदर देखो क्या क्या डाला है उसने। 0.1 मोल ऑफ इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड है CH3COOH, इसका 0.1 मोल डाला है। 0 पॉइंट, देखो मोल्स लिखने का तरीका पता है कैसे होता है, हम N लिख के उस चीज का फॉर्मूला लिख दें। अब इथेनोइक एसिड इज CH3COOH, 0.1 मोल डाला है उसने। और क्या डाला है? अल्कोहल डाला है, जो कि ROH फॉर्मूला लिखा हुआ है उसने, वो भी 0.1 मोल डाला है। और उसने ना एक एसिड डाला है, मिनरल एसिड HCl एज अ कैटलिस्ट, वो कितना डाला है? 0.005 मोल, ताकि ये रिएक्शन हो। एसिडिफिकेशन के लिए जो कैटलिस्ट यूज होता है वो HCl यूज होता है। The flask was sealed and kept at 25 degrees Celsius for 7 days. After this time, the student titrated all the contents of the flask with 2 mole per decimeter cube of sodium hydroxide. अच्छा, अब टाइट्रेशन करी है, तो टाइट्रेशन करने से देखो हमें क्या पता चलेगा। टाइट्रेशन करने से जो इसमें एसिड बचा रह गया ना फ्लास्क में आफ्टर रिएक्शन, वो पता चलेगा। टाइट्रेशन हम कैसे करते हैं? ब्यूरिट से।
ब्यूरेट और कॉनिकल फ्लास्क में क्या है, एसिड है ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों एसिड, इथेनोइक एसिड या HCl एसिड ही है ना नीचे, उनमें से जो बचा रह गया, जो रिएक्ट नहीं हुआ, अब HCl तो पूरा का पूरा बचा रह जाएगा। तो इसका जवाब देगा क्यों, कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट यूज्ड अप नहीं होता ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। खैर क्या क्या रहा है वो, करा क्या है उसने, उसको टाइट्रेट किया है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ब्यूरेट में सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है और उसकी जो कंसेंट्रेशन ली है वो ली है 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। देखो मोल पर डेसीमीटर क्यूब को ना मैं कैपिटल M लिखता हूँ मोलर, अपना काम आसान करने के लिए ताकि जल्दी लिख लिया जाए। और इंडिकेटर यूज किया है फेनोल्फिथलीन। फेनोल्फिथलीन का कलर चेंज, एसिड में कलर होता है कलरलेस और अल्कली में होता है पिंक। At the end point 22.5 centimeter cube of sodium hydroxide is used. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का टाइटर वॉल्यूम लगा है in order to completely neutralize the acid in the conical flask is 22.5 centimeter cube. इससे आप मोल्स निकाल सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो टाइट्रेशन के लिए लगे। पहले पार्ट में कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड इन द टाइट्रेशन। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन ओवर नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम। कंसंट्रेशन दी हुई है 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब और कितना टाइटर वॉल्यूम लगा है 22.5। कंसंट्रेशन डेसीमीटर क्यूब में दी हुई है ना, तो वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 कर देना। तो ये आपके पास बेसिकली मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाएंगे, जो कि कितने आ रहे हैं 0.045 मोल। देखो सॉल्व करके दो साथ साथ मुझे, अगर इस तरह से बैठ के स्क्रीन को घूरते रहोगे या सिर्फ लिखते रहोगे तो तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा, सिर्फ आंखें चल रही होंगी। What in amount of moles of sodium hydroxide reacted with hydrogen chloride? अब अगर तुमसे ये पूछ रहा है कि कितना हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट हुआ होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड सिर्फ उतना बताओ जितना हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट हुआ है। देखो अगर तुमने ये चीज रियलाइज कर ली है कि एसिड जो है HCl वो एज अ कैटलिस्ट यूज हुआ है, और तुम बचपन से कैटलिस्ट की डेफिनेशन ही ये पढ़ते आए हो कि डेट स्पीड अप रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग ऑल्टर्ड इटसेल्फ। मतलब कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में यूज अप नहीं होता, जितना इनिशियली होता है उतना फाइनली तुम्हें वापस मिल जाता है। तो क्या HCl के मोल्स में कुछ कमी हुई होगी? नहीं। HCl के मोल्स कितने तुमने लिए थे 0.005 मोल। तो वो 0.005 मोल का 0.005 मोल कॉनिकल फ्लास्क में HCl अभी भी प्रेजेंट है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना रिएक्ट हुआ होगा उससे, आपको ये रेशियो पता होना चाहिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl किस रेशियो में रिएक्ट करते हैं। अगेन नॉट अ बिग डील, ओ लेवल से अच्छा खासा पढ़ के आए हो। एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा तुम्हें। जब तुम इस इक्वेशन को बैलेंस करोगे यू विल फाइंड आउट कि 1 मोल ऑफ HCl रिएक्ट करता है 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। 1:1 का रेशियो है इसमें। तो अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl का 0.005 मोल था तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना रिएक्ट हुआ होगा इसके साथ, ऑब्वियसली 0.005 मोल। तो moles of sodium hydroxide that must have been reacted with the acid should be 0.005 mole, same as that of the moles of HCl initially used. Got it? आगे बढ़ाऊं, लिख रहे हो साथ साथ मरियम? कह रहा है राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन इथेनोइक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरूर पढ़ेंगे हम ये, लेकिन ये चीजें पढ़ के भी आए हुए हो। एसिड चाहे वो मिनरल एसिड हो चाहे वो ऑर्गेनिक एसिड हो, अल्कली के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर ही बनाता है। तो इथेनोइक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम इथेनोएट बनाएगा एंड वाटर। इस इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो इसमें भी 1:1 का ही रेशियो आता है।
तो तुमसे क्या पूछ रहे हैं, हेंस कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट रिएक्टेड विद द इथेनोइक एसिड। अब कोई बताएगा मुझे कि इथेनोइक एसिड के साथ कितने सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट हुआ होगा? हमाद ऑन। जवाब चाहिए, जवाब कैसे निकालोगे? जवेरिया, कुछ तो बोलो भाई। उमर, शाफ, अरसलान, तहमीना, तंजीम। कोई जो माइंड में आ रहा है वही बता दो, ताकि मुझे पता तो चले क्या सोच रहे हो, कहाँ तक पहुंचे हो। मैंने ये सवाल फॉलो नहीं किया, फिर से मैंने देखा। फॉलो नहीं किया तुमने, अभी आए हो तो कोई कोई तो हाँ, कुछ। अच्छा, अपना मरियम आप बताओ। आता है नहीं आता, कुछ आ रहा है समझ, ये बता दो। सर आ रहा है कपिल का समझ, बल्कि आ रहा है समझ पूरा। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब तुमने डाला है तो नीचे दो तरह के एसिड है ना कॉनिकल फ्लास्क में, एक HCl है और दूसरा इथेनोइक एसिड है। आप यहाँ तक तो पहुंच गए हो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ कितना रिएक्ट करेगा, 0.005। टोटल सोडियम हाइड्रोक्साइड नीचे जब डाला है तुमने तो उतना ही डाला है कि जितना रिक्वायर्ड है रिएक्शन के लिए, एक्सेस में नहीं डाला है। ब्यूरेट का काम ही यही होता है ना, इंडिकेटर क्या बताता है कि हाँ भाई अब रोक दो, अब जरूरत नहीं है। जितना नीचे एसिड था सारा का सारा सोडियम हाइड्रोक्साइड डल चुका है, रिएक्ट हो चुका है। अब मजीद सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने नहीं डालना, एक्सेस में नहीं करना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने टोटल डाला कितना है, ये डाला है ना टोटल सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये वाला 0.045। ये टोटल सोडियम हाइड्रोक्साइड दो एसिड के साथ रिएक्ट हुआ है जाके, HCl के साथ और इथेनोइक एसिड के साथ। HCl इनिशियली था 0.005 मोल। हमने डिसाइड क्या किया कि HCl एज अ क्योंकि कैटलिस्ट है तो वो 0.005 मोल ही बचा रह गया एट द एंड ऑफ अ रिएक्शन। तो उसके साथ जो सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट होगा वो कितना रिएक्ट होगा, क्योंकि HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड में 1:1 का रेशियो है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ भी 0.005 मोल ही रिएक्ट होगा। तो ये वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स हैं जो रिएक्ट हुए विद HCl। टोटल कितने डाल लेते हैं, 0.045, उसमें से HCl के साथ 0.005 रिएक्ट हो गए, तो बाकी किसके साथ रिएक्ट होंगे, इथेनोइक एसिड के साथ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इथेनोइक एसिड के साथ कितना रिएक्ट हुआ वो कैसे निकालोगे, 0.045 जो कि टोटल तुमने डाला था, उसमें से 0.005 HCl के साथ रिएक्ट हो गया, तो बाकी का किसके साथ रिएक्ट हुआ है, 0.04 इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट हुआ है। So these are the moles of sodium hydroxide reacted with ethanoic acid। समझ आई बात? जी सर। ऑन, उमर, अरसलान, तहमीना, तंजीम। यस और नो कर दो, जिसको समझ आ गया यस कर दो, नहीं आया नो कर दो, ताकि मैं आगे तो बढ़ूं। यस सर। उमर, तहमीना, तंजीम, अरसलान। जी सर, समझ आ रहा है।
तो अल्टीमेटली वी नो के सोडियम हाइड्रोक्साइड इथेनोइक एसिड के साथ कितना रिएक्ट हुआ है, तो उससे मुझे ये भी पता चल जाएगा कि इथेनोइक एसिड कितना है अभी फ्लास्क में, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड और इथेनोइक एसिड भी 1:1 के रेशियो में रिएक्ट हो रहे हैं ना। तो जो इथेनोइक एसिड के मोल्स बचे रह गए ना फ्लास्क में एट द एंड ऑफ रिएक्शन, ये वाले रिएक्शन के बाद, तो वो मुझे टाइट्रेशन से पता चल गए। कुछ उसमें से ऑब्वियसली रिएक्ट हुए अल्कोहल के साथ टू मेक एन एस्टर, लेकिन बचे कितने रह गए वो मुझे पता चल जाएगा। कैसे? कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इथेनोइक एसिड के साथ 0.004 मोल रिएक्ट हुआ है और 1:1 के रेशियो में रिएक्ट होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और इथेनोइक एसिड भी। तो इथेनोइक एसिड के भी इतने ही मोल्स बचे रह गए होंगे। तो कह रहा है यूज योर आंसर फ्रॉम बी टू कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, मतलब रिएक्शन के बाद, जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो गया है एसिड और अल्कोहल के रिएक्शन के बाद। तो वी नो कि 1 मोल ऑफ इथेनोइक एसिड reacts with 1 mole of सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमने निकाला सोडियम हाइड्रोक्साइड के 0.04 मोल रिएक्ट हुए हैं इथेनोइक एसिड के साथ। तो इथेनोइक एसिड के कितने मोल्स होंगे? इतने ही होंगे, 1:1 का रेशियो है। तो मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड एट इक्विलिब्रियम जो बचे रह गए इक्विलिब्रियम पे, इनिशियली नहीं, इक्विलिब्रियम पे, वो कितने हैं? 0.04 मोल एट इक्विलिब्रियम। तो कंप्लीट द टेबल। तो इक्विलिब्रियम पे इथेनोइक एसिड के मोल्स तुम्हें पता चल गए, जो कि CH3COOH है, वो कितने हैं? 0.04। तो अल्कोहल और एसिड 1:1 के रेशियो में रिएक्ट हो रहा है। ये जो इक्वेशन थी सबसे ऊपर वाली, उसमें भी ये 1:1 के रेशियो में रिएक्ट हो रहे हैं ना, और 1 मोल ऑफ एस्टर और 1 मोल ऑफ वाटर बन रहा है। तो अल्कोहल के भी इतने ही मोल्स रिएक्ट हुए होंगे। मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं कि एसिड के मोल्स रिएक्ट कितने हुए हैं, तो इनिशियल थे 0.1, इक्विलिब्रियम पे हैं 0.04, तो रिएक्ट कितने हुए? 0.06। तो अल्कोहल के भी इतने ही रिएक्ट हुए होंगे ना, 1:1 का रेशियो, तो अल्कोहल के भी 0.04 बचे रह गए होंगे। एस्टर कितना बनेगा? अगर एसिड का 0.06 रिएक्ट हो रहा है, तो एसिड के 1 मोल से एस्टर का 1 मोल बनता है। अगर 0.06 रिएक्ट हो रहा है तो इक्विलिब्रियम पे एस्टर का भी 0.06 बनेगा और वाटर का भी 0.06 बनेगा। अब कुछ नहीं करना, अब केसी निकालना है। केसी की एक्सप्रेशन तुम पहले निकाल चुके हो, बस तुम्हें ये वैल्यूज रखनी है। इस आंसर में तुम्हें एरर कैरीड फॉरवर्ड मिल जाएगा। तो आखिर का 1 मार्क तो तुम ले लोगे केसी के लिए, लेकिन मोल्स का ये क्वेश्चन कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। मतलब यही काम आप टाइट्रेशन में भी करते थे, एटीपी के क्वेश्चन में, उस वक्त समझते नहीं थे, लाइन से कर देते थे। अब ये क्वेश्चन ऐसे सेट करता है कि आपको समझ के करना पड़ता है। सर इसका 9 यूनिट होगा ना? हाँ 9 यूनिट होगा। अच्छा, पार्ट डी जो है ना वो इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, रिएक्शन काइनेटिक्स से है थोड़ा बहुत। कह रहा है एस्टर आर हाइड्रोलाइज्ड बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्यूरिंग द टाइट्रेशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद इथेनोइक एसिड एंड द हाइड्रोजन क्लोराइड बट नॉट विद द एस्टर। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड वही कह रहा है कि एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है, HCl के साथ रिएक्ट हो रहा है, लेकिन एस्टर के साथ रिएक्ट नहीं हो रहा। तो वो क्यों रिएक्ट नहीं हो रहा है एस्टर के साथ? तो एक तो सिंपल हमारी, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्केली है, और लेकिन तुम्हारा क्या कहते हैं, एसिड और इथेनोइक एसिड मतलब HCl
और इथेनोइक एसिड एसिड है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड से आप हाइड्रोलिसिस भी तो करते हो एस्टर्स की, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ एस्टर जो तुम लोगों ने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हम लोग दोबारा पढ़ेंगे। लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोलिसिस के लिए एस्टर्स की यूज होता है, यहाँ क्यों नहीं रिएक्ट हो रहा? ठीक है, तो ये चीज हम रिएक्शन काइनेटिक्स में पढ़ेंगे, इसमें एक्टिवेशन एनर्जीज इन्वॉल्व हो जाती है। ये जो रिएक्शन है ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि एस्टर के साथ रिएक्ट करने के लिए हायर एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, तो उसके लिए मुझे हीट करना पड़ता है। अभी हमने इसको हीट नहीं करा है, मतलब ज्यादा हीटिंग करनी पड़ती है, ये लिख सकते हो। ठीक है, या ये लिख सकते हो कि एसिड एस्टर के साथ रिएक्ट कर रहा होगा लेकिन वो रिएक्शन स्लो है, मतलब एस्टर भी तो बना हुआ था ना कॉनिकल फ्लास्क में। आप सोडियम हाइड्रोक्साइड नीचे गिरा रहे हो, आप कह रहे हो कि सिर्फ एसिड से रिएक्ट हुआ है, तो एस्टर से क्यों आपने अज्यूम किया कि रिएक्ट नहीं कर रहा, जबकि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स के लिए यूज करते हो, तो क्या वो एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस करवाना नहीं स्टार्ट कर देगा? लेकिन जैसे जैसे आप उसको नीचे गिरा रहे हो, तो पहले अगर HCl और इथेनोइक एसिड है, तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड नीचे गिर रहा है वो पहले HCl और इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। जब सारा का सारा HCl और इथेनोइक एसिड रिएक्ट हो जाएगा, हाँ, उसके बाद देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो एस्टर के साथ रिएक्ट करे। पहले क्यों नहीं करेगा बस ये बताना है। वो इसलिए कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन, मतलब एस्टर के साथ रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी हायर होती है। या ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो कि एस्टर के साथ जो रिएक्शन है वो बहुत स्लो है एज कंपेयर विद एसिड्स, तो पहले एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा। अगेन रिएक्शन काइनेटिक्स में इसको डिस्कस करेंगे, बट लिखना चाहो तो आंसर लिख लो। सिंपल बात ये लिख लो कि रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड with ester is slow as compared to acid. Part E कह रहा है what would be the effect if any on the amount of ester present if all the water were removed from the flask and the flask kept for a further week at 25 degrees Celsius. तो वाटर आपका बेसिकली कहाँ पे था? रिवर्सिबल रिएक्शन है, वाटर आपका प्रोडक्ट साइड पर है, तो कह रहा है वाटर निकाला है, तो आपने क्या किया, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम की है, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट मोर टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। सही है, ताकि इक्विलिब्रियम दोबारा से अचीव हो जाए, टू रिस्टोर द इक्विलिब्रियम। Decreasing concentration of water or removing water will shift equilibrium towards right hand side to restore equilibrium. ठीक है, जी सर। देखो क्वेश्चन बहुत हैं करने वाले, जितने करोगे उतने फायदे में रहोगे, क्योंकि इतने ज्यादा क्वेश्चन डालने का मकसद पता है क्या, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। There are around 20 questions, सारे डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि तुम लोग सारे करो। ठीक है, स्पेशली ये ग्राफ वाला क्वेश्चन करना, हमने एमसीक्यूज में ऐसा क्वेश्चन देखा है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ग्राफ बस एक नई चीज आ गई है। क्वेश्चन करो नेक्स्ट क्लास तक, ऐसा होमवर्क पेपर 1 भी करो, उसके पेपर 2 भी करो, और अक्टूबर नवंबर वाले जो हैं स्पेशली उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो जल्द से जल्द ये क्वेश्चंस कर लें। अच्छा, जिन लोगों का एटॉमिक स्ट्रक्चर मिस आउट हुआ है, कल 4 से 5 बजे क्लास होगी जिसमें मैं शुरू से ये स्टार्ट करवा रहा हूँ नए बैच में, तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं क्लास। कुछ पूछना तो पूछ सकते हो, अदरवाइज थैंक यू सो मच।